Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Indian Democracy and its Functioning. In a democratic republic, India president is the head of the state. To form unions, associations and political parties, the people have the freedom. In a democratic country, there are political parties. We in India have a multi-party system. Different political parties participate in the elections, but UK and USA follow a two-party system. The political party which secures the majority of seats forms the government and runs the administration. इंडिया जो है दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का मतलब होता है इंडिया में प्रेसिडेंट जो है दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट. एंड टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं हमारे इंडिया में? इलेक्शंस होते हैं. ओके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिसमें अलग अलग लोग होते हैं और जो मेजोरिटी पार्टी होती है जो इलेक्शन जीत जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके बाद सरकार का आगे जो भी काम होता है वो चलता है. तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है. जैसे कि यूके एंड यूएसए, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जो टू पार्टी सिस्टम से चलती हैं. ओके नाउ द अपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो दूसरी पार्टीज एक इलेक्शन जीत गई, उसने क्या बना ली? अपनी गवर्नमेंट बना ली. बाकी की जो अपोजिशन पार्टी होती हैं, जो विनर नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं? क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट को. अगर उन्हें लगता है ये देश के हित में नहीं है, ये पॉलिसी कोई गलत पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लाना चाह रही है, तो उसका विरोध कौन करता है? अपोजिशन पार्टी. एंड दे डू नॉट परमिट द गवर्नमेंट टू बिकम डेस्पोटिक. And in a democratic country, the government is changed by the people if they so want. डेमोक्रेटिक कंट्री का, हमारी कंट्री का और क्या फ़ायदा है? अगर हम गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. रेगुलर पीरियोडिक इलेक्शंस आर येट अनदर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसीज. इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती हैं उसमें रेगुलर क्या होते रहते हैं? इलेक्शंस होते रहते हैं. उससे ये पता लग जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उस गवर्नमेंट से खुश हैं या नहीं हैं. The people may change it by peaceful methods, that is by voting for another party or set of politicians. In different words, if the elected government does not rise to expectations of the people, they may replace it for another one by voting it out of the power. सीधा सा मतलब है, अगर हम अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं होते हैं तो पीसफुली हम दूसरे इलेक्शन में उनको वोट नहीं डालेंगे, हम दूसरी पार्टी को वोट डालते हैं और उनको गवर्नमेंट रन करने का चांस देते हैं. The main characteristic of Indian democracy are the principles of universal adult franchise, elections, public opinion, existence of political parties and special interest groups. These principles are worked through various means by which people participate in the process of government. और इंडियन डेमोक्रेसी के और कुछ फेमस प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन. ये वन बाय वन हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. पार्टिसिपेशन. फर्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम यूएएफ भी कहते हैं. बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिया हैज adopted a democratic system of government. Being a poor country with almost half of its total population classified as illiterates, giving the right to vote to all adult persons was a bold decision of the Constituent Assembly. Universal adult franchise का क्या मतलब है? जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या काम करते हैं नहीं करते हैं, किसी भी सेक्स से हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, सबको इंडिया में राइट टू वोट मिला हुआ है. और कौन लोग वोट कर सकते हैं? He or she should be a citizen of India. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. He she must not be less than 18 year of age. 18 साल से ऊपर होनी चाहिए एज. उसके अलावा should not be a bankrupt and lunatic. कोई भी उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए और कोई bankrupt नहीं होना चाहिए. ओके He she should not have been convicted for any serious crime.
कोई उसने सीरियस क्राइम किया हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं जिससे एलिजिबिलिटी टू वोट, यानी जो भी इन लोगों में ये चीज़ें होती हैं वो वोट दे सकते हैं। ईच सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स मे बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, यानी 18 साल से ऊपर जो हो जाता है उसको क्या मिल जाता है, वोट, वो क्या बन जाता है, वोटर बन जाता है। ओके, Article 325 of the Indian Constitution lays down that no citizen of India will be deprived of the right to vote on grounds of caste, religion, race or sex. Today, approximately 900 million citizens out of a total 125 crore people of India enjoy the right to vote. और कोई भी, चाहे वो किसी कास्ट से है, किसी रिलीजन से है, किसी रेस, किसी सेक्स से है, राइट टू वोट उनसे कोई भी छीन नहीं सकता। आजकल करीबन 900 मिलियन सिटीजन आउट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन दे आर enjoying the right to vote. Now, significance of adult franchise in India. सिग्निफिकेंस मीन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है ये यूएएफ सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं कि सबको 18 ईयर से अबव जो हो जाता है उनको सबको राइट टू वोट है, उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। एडल्ट फ्रेंचाइजी has made the people felt that the government is eventually accountable to them. इसका क्या मतलब है कि लोगों को ये लगे कि गवर्नमेंट उनके लिए अकाउंटेबल है, कि गवर्नमेंट तक उनकी पहुंच है। Every adult citizen is a पार्टनर इन गवर्निंग द कंट्री, कि जो भी एडल्ट हो जाते हैं 18 ईयर से अबव हो जाते हैं वो गवर्निंग कंट्री का एक पार्ट है, यानी गवर्नमेंट का वो भी एक पार्ट है। The right to franchise ensures that people educate themselves about the election process. Only then can they judge whether the government in power has been a success or a failure. If they feel that the government in power has been a success or a failure, or they feel that the performance of the government has not come up to their expectation, they can change the government by casting their votes in next elections in the favor of other candidate who they feel will do a better job. और इलेक्शंस का सीधा सा मतलब है, अगर आप गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते हो, अगर आपको लगता है आपकी एक्सपेक्टेशंस पे गवर्नमेंट खरी नहीं उतरी है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप दूसरे कैंडिडेट को जो आपको लगता है कि ये अच्छा कर सकता है, आप उसको वोट दे सकते हो। नाउ हियर इज अ टर्म दैट इज अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? साउथ अफ्रीका में ये एक सिस्टम शुरू हुआ था। साउथ अफ्रीका जो है दैट इज़ अ मल्टी एथेनिक कंट्री। यहाँ पर दो टाइप के लोग रहते हैं, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल। इसमें क्या हुआ था, जो ब्लैक पीपल हैं उनको सारे राइट नहीं दिए गए थे। जो वाइट पीपल इंजॉय करते थे ब्लैक पीपल से, वो सारे राइट छीन लिए गए थे। उन्हें सेम बस में जाने का कहीं अधिकार नहीं था, और उनको अगर कोई वाइट और ब्लैक पीपल है, अगर ब्लैक पीपल अगर बैठा है तो वाइट पीपल आता है तो उसको खड़े हो जाना चाहिए एकदम से, और भी बहुत सारे टॉर्चर किए जाते थे ब्लैक पीपल के साथ। ओके, तो नेल्सन मंडेला, द वेल नोन ब्लैक लीडर इन साउथ अफ्रीका, लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अल्टीमेटली अपार्थाइड केम टू एन एंड इन 1994। किसने खत्म किया ये अपार्थाइड सिस्टम? दैट इज नेल्सन मंडेला, the first black leader of South Africa, that ended the apartheid system in 1994. Now, despite these advantages of adult suffrage, there are still some hurdles in the way of proper use of their rights. In our country, the majority of people are poor and illiterate. अब सबको हक मिला हुआ है वोटिंग का, उसके बावजूद भी कुछ रुकावटें हैं जो सब लोग अपना ये राइट यूज़ नहीं कर पाते। जैसे हमारा जो देश है दैट इज़, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, कई लोग जो हैं बहुत पुअर हैं, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उन लोगों को नहीं पता होता कि वोट किसको वोट देना है। ओके, एज अ रिजल्ट दे फॉल easy prey to corrupt practices. They sell their votes to dishonest and corrupt candidate in exchange for money. और वो खाना भी उनको 2 टाइम का नहीं मिल पाता तो वो क्या करते हैं, वो अपने वोट को सेल कर देते हैं और गलत लोगों के हाथ में उनका वोट चला जाता है। कुछ पैसे के बदले वो वोट उनको दे देते हैं। मोस्ट इलिटरेट पीपल हैव नो नॉलेज अबाउट हाउ अ गवर्नमेंट वर्क। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता गवर्नमेंट कैसे काम करती है।
दे डू नॉट नो देयर ओन राइट्स एंड ड्यूटीज़, यहाँ तक कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तक उनको नहीं पता, अपनी ड्यूटीज़ उनको नहीं पता. बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इलेक्ट capable legislators. Moreover, conservative and backward citizens are also swayed by religious, caste and regional considerations. Sometimes ignorant voters resort to violence during elections. In this way, democracy is the main sufferer. The aim of introducing adult franchise is also frustrated. और इस तरीके से कुछ लोग अपने धर्म के लिए वोट देते हैं, कुछ अपनी कास्ट को देखते हैं, कुछ दंगे फसाद करते हैं जब वोटिंग का टाइम आता है. इसमें सफ़र कौन करता है? मोस्टली सफ़र करती है, वी आर द मेन सफ़रर. डेमोक्रेसी मेन सफ़र करती है. और इसका वोट देने का मेन मकसद क्या था कि जो गवर्नमेंट है उसमें सब लोगों का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो. If we want to reap the benefit of adult suffrage, the government should make efforts to improve the economic condition of the poor and to raise their standard of living. Literacy program must be implemented with full vigor, and the government and society as a whole should propagate secular ideas and promote the spirit of nationalism among the Indian people. तो लोगों को ये बताने के लिए कि जो वोट है उसकी क्या कीमत है, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसे में लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना होगा, गरीबी जो है वो हटानी पड़ेगी. ऐसे लिटरेसी प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जिसमें लोगों को बताया जाए कि वोट जो किस लिए ज़रूरी होता है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी होती है. सिर्फ यही एक रास्ता है जब सब लोग अपने वोट की कीमत समझ पाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्शंस. इलेक्शंस क्या होते हैं? डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्शंस. डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार. तो इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक देश है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शंस. लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे होगी डेमोक्रेसी में? इलेक्शंस के थ्रू. In fact, the election system is the soul of democracy. In our country too, the people exercise their sovereign power through their elected representatives. Elections to representatives bodies like parliament, the state legislatures and the local bodies are held periodically. और अलग अलग लेवल के elections जो हैं term wise होते रहते हैं. It is vital to realize the importance of elections in our country. क्या importance है elections की? First is it is through the elections that the people get the opportunity to express their will and elect the representatives of their choice. इलेक्शन से एक ऐसा तरीका है जब लोग अपनी सोच बता पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं देश से और अपना उम्मीदवार चूज कर पाते हैं. Second is election is the best method of bringing about a change in the government and leadership. कैसे गवर्नमेंट में चेंज लाना है, कैसे लीडरशिप में चेंज लाना है, इलेक्शन इज़ द ओनली मेथड. एंड द पीपल इफेक्टिवली कंट्रोल द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस. जो लोग हैं वो इजीली कंट्रोल कर पाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डिसीजंस को थ्रू द इलेक्शंस. Next is people support a government which is formed by the representatives of the people. They consider such a government to be legitimate. और लोग ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लीडर को सपोर्ट करते हैं जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हों, कंट्री के लिए बहुत अच्छे हों. Elections provide opportunities to the people to criticize the government and to point out its weakness and failures. इलेक्शन से पार्टीज़ को, लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि हमारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या हमारे फेलियर्स हैं. और जो क्रिटिसाइज अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं उनके थ्रू वो अपनी चीज़ों का, अपनी कमियों का पता लग पाते हैं. और हमें भी एक दूसरी पार्टी का ये पता लगता है कि कौन सी पार्टी देश के लिए काम कर रही है और कौन सी पार्टी नहीं कर रही है. नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम. क्या प्रॉब्लम्स हैं इलेक्शंस में? इलेक्शन जब होते हैं यानी इलेक्टोरल सिस्टम में इंडिया में क्या प्रॉब्लम आती हैं उस टाइम पर? इन अ कंट्री इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव. बिकॉज ऑफ द ह्यूज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड इन contesting election, a poor person cannot hope to win the election.
इलेक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत कीमती हैं। अगर कोई पुअर पीपल, अगर कोई खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं लोग इलेक्शंस में। सेकेंडली, द रूलिंग पार्टी ऑफन मिसयूज गवर्नमेंट मशीनरी टू विन द इलेक्शन। और जो विनिंग रूलिंग पार्टी, यानी जो रूल कर रही होती है, ऑलरेडी रूलिंग पार्टी जो होती है, वो गवर्नमेंट मशीनरी का गलत यूज़ करती है कई बार इलेक्शन जीतने के लिए। एंड थर्डली, द वोटर लिस्ट आर नॉट रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो वोटर लिस्ट है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया जाता। एंड द लास्ट इज दे आर फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ वायलेंस एंड बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शंस के टाइम पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है। एंड फिफ्थली, द political parties appeal to religious, caste and race and language consideration to secure votes. Thus, elections are fought on narrow consideration which are against secularism. इस तरीके से अगर देखा जाए, जो इंडिया हमारी एक सेकुलर कंट्री है, तो इलेक्शंस के कारण सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। जो ये मेथड यूज़ किए जाते हैं, बूथ को कैप्चर कर लेना या अपने धर्म, अपनी कास्ट के लोगों को वोट देना, इससे जो सेकुलरिज्म है ये बिल्कुल सेकुलरिज्म के अगेंस्ट भी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया में इलेक्शंस के टाइम पर हमें फेस करनी पड़ती हैं। नाउ अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके, कैसे हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक हमने पढ़ लिया द वे ऑफ इलेक्शन, उसके अलावा कैसे हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कैसे काम करती है? डेमोक्रेसी काम करती है लिबर्टी पर, इक्वालिटी पर, फ्रीडम पर, फेयर इलेक्शंस एंड पीपल पार्टिसिपेशन एंड फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन। अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है, दैट इज़ द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्न। An electoral system is a favorable way for people to participate. There are various other ways through which people take part in a democracy, including elections के अलावा कौन कौन से वे हैं, जैसे कि धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, चक्का जाम एंड सिग्नेचर कैंपेन्स, क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। ये भी अदर वेज हैं जिसके साथ हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। जैसे लोग चाहते हैं वैसे ही गवर्नमेंट रूल करती है। नो गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कैन स्टे इन पावर फॉर लॉन्ग इफ इट इज इग्नोर्स पब्लिक ओपिनियन। इवन डिपोज्ड एंड military dictators cannot continue to rule for a long time without caring for public opinion. तो public opinion लेना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो डिक्टेटरशिप में ही क्यों ना हो, जहाँ पर एक सिंगल आदमी, जो मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं, जो सिंगल मैन होता है, वो रूल करता है, वहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल, दैट इज द पब्लिक ओपिनियन। What does public opinion means? In simple words, it means the will of the people or the opinion of the people at large on questions of public welfare. लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों से वो राय लेना, क्या गवर्नमेंट सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट इज एजेंसीज फॉर फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को दिखाने के लिए ऐसी कुछ एजेंसीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन को ट्रूली सामने लेकर आती हैं। एंड द रोल ऑफ सच एजेंसीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज द प्रेस। कौन कौन सी ऐसी पब्लिक एजेंसी है? फर्स्ट प्रेस, सबको पता है आपको, मीडिया। द प्रेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। प्रेस इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। द न्यूज़पेपर्स publish news and also express their views in their editorials on important matters। और इस तरीके से जो न्यूज़पेपर हैं वो न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, अपने व्यूज़ बताते हैं थ्रू द एडिटोरियल्स, एंड द पीपल रीड दीज व्यूज़ विच मोल्ड देयर ओपिनियन। और इस तरीके से बहुत सारे लोग उस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ते हैं और उनके सोचने समझने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है, मीन्स उनका ओपिनियन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक मीटिंग्स। The public meetings also mold public opinion.
The political parties hold public meetings and place their ideas before the people, thus educating them. ऐसी पब्लिक मीटिंग होती है जहाँ पर कुछ लोग गवर्नमेंट के आइडियाज़ बताते हैं लोगों के सामने, एंड दे पुट बिफोर देम द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड सजेस्ट वेज ऑफ सॉल्विंग देम, और लोगों के सामने वो बताते हैं कि कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं. पीपल कम टू नो अबाउट द व्यूज़ ऑफ various parties, and the public meetings thus awaken the people and help in creating enlightened public opinion. इस तरीके से जो पब्लिक मीटिंग है वो लोगों की हेल्प करता है, उनको पता लगता है कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग हमारे लिए, हमारे देश के हित में काम करेंगे. नाउ इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन. इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन क्यों जरूरी है? पब्लिक ओपिनियन इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का बेस है ये. चेक द डिपोजिटम ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज़ अ गाइड टू द गवर्नमेंट एंड सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द पीपल एंड इंडिकेट्स द मूड ऑफ द पीपल. इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग. इस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है वो गवर्नमेंट के लिए ही बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, दोनों के लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ थर्ड इज रेडियो एंड टेलीविज़न. In modern times, radio and television also help in molding public opinion. People have the opportunity to understand the views of political leaders, scientists, scholars and social reformers. Political parties also propagate their views through radio and television. Today, people can see live TV broadcast of proceedings of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Thus, the media help in forming public opinion. और हम तक ये बात जैसे कैसे पहुंचती है? रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू. जैसे कोई मीटिंग होती है लोकसभा या राज्यसभा में, क्या गवर्नमेंट ने क्या कहा, किस लीडर ने क्या बात सामने रखी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें हमारे तक कैसे पहुंचती हैं? रेडियो एंड टेलीविज़न के थ्रू. उसके बाद हम अपना ओपिनियन देते हैं. नेक्स्ट इज अदर एसोसिएशंस. Social and economic associations and pressure groups also influence the formation of public opinion. Like people become the member of various associations to fulfill their need. जो लोग हैं वो किसी किसी समुदाय का, कोई किसी एसोसिएशन का, कोई किसी एसोसिएशन का मेंबर बनते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए. देयर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. सच एसोसिएशंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. इस तरीके से जो एसोसिएशन होती हैं उसमें भी लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें, तो इससे भी पब्लिक ओपिनियन बनता है. Now, hindrances to the formation of sound public opinion in India. There are many obstacles in the formation of healthy and sound public opinion in India. कैसे? First है poverty. The vast majority of the people in India are poor. Poverty is a great hindrance to the formation of public opinion. जो poor people हैं उनको किसी चीज़ की knowledge नहीं होती है, किसी चीज़ में वो participate नहीं करते हैं, तो public opinion वो अपना नहीं दे पाते हैं. Second is illiteracy and ignorance. Illiteracy is another obstacle in the formulation of healthy public opinion, and illiteracy breeds ignorance. About 40% of people are illiterate in our country. 40% जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं. अनपढ़ लोग अपने व्यूज़ नहीं दे पाते हैं और illiteracy breeds ignorance. Next है press not impartial. The press in India is by and large partial. It does not help much in the formation of sound public opinion. हम तक कोई बात सही से क्यों नहीं पहुंच पाती? जो प्रेस है वो इम्पार्शल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पार्शल है. जो ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पैसे देती है वो क्या हो जाते हैं? करप्ट हो जाते हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़पेपर में छाप देते हैं. तो इस तरीके से एक ट्रू पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाता. नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स इन पार्टी सिस्टम. In India, many political parties are organized on the basis of religion, caste, language or reason. These parties only care for their selfish ends and at the cost of national interest. The wrong basis of political parties are great check on the formation of sound public opinion. इस तरीके से जो पार्टी सिस्टम है उसमें जो डिफेक्ट हैं उसके कारण भी एक साउंड पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाता. Next is people are indifferent to political activities.
Generally, people prefer not to take active part in political activities. ज़्यादातर लोग prefer नहीं करते political activities में take part करना. About 40% of people do not cast their votes in elections. 40% लोग तो वोट ही नहीं डालते हैं. And as a result, politicals in India is dominated by influential people. Next is conservative outlook of the people. ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो कंजर्वेटिव हैं एंड दे स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशियस. अभी भी वो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और अभी भी ऐसे ऑब्सोल्यूट प्रैक्टिसेस करते हैं. दे हैव लिटिल जेस्ट फॉर प्रोग्रेसिव आइडियाज़. उनके पास इतने डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए आइडियाज़ ही नहीं होते. एंड अंडर सच कंडीशंस हेल्दी पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट डेवलप. और इस तरीके से एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाता. नेक्स्ट इज regionalism. Most people think only for their regional interest कि उनके एरिया में क्या हो रहा है. ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है. Their narrow outlook is also a hindrance in the formulation of sound public opinion. ये उनका जो narrow outlook है इसके कारण भी एक sound public opinion नहीं बन पाता. Healthy and sound public opinion is only possible in India if the government and society take effective measures to remove these obstacles. और जितनी भी अभी हमने रुकावटें पड़ी, अगर गवर्नमेंट इनको ख़त्म कर दे तभी एक हेल्दी एंड साउंड पब्लिक ओपिनियन बन सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी एंड जस्टिस. इंडियन सोसाइटी जो है दैट इज़ मल्टीथेनिक एंड मल्टी रिलीजियस एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी. इट हैज़ गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स लिव इन इंडिया. अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. एंड दे आर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट. सम कास्ट एंजॉय हायर स्टेटस इन सोसाइटी एंड कुछ कास्ट जो हैं वो अभी भी लोअर कास्ट के रूप में रहते हैं. अनटचेबिलिटी स्टिल persist in many parts of the country. अनटचेबिलिटी जो अभी तक इंडिया में इतने पुराने ज़माने से चलती आ रही है, अभी भी देश के कुछ पार्ट्स में अभी भी अनटचेबिलिटी है. एंड द पोजीशन ऑफ वीमेन इज़ नॉट एट पर विद मैन. और अभी भी जो वीमेन को मैन के जैसा कंधे से कंधा मिलाकर चले ऐसा नहीं समझा जाता. मोर ओवर चाइल्ड मैरिज, बैगरी, डोरी, communalism and different types of economic exploitations are still present in different forms. What is needed today is active and meaningful participation on the part of every Indian to fight these evils. अभी आज के लिए क्या ज़रूरी है? एक डेवलप कंट्री के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग इस चीज़ के लिए फ़ाइट करें ताकि जो ये अनएवल प्रैक्टिसेस हैं, ये सामाजिक बुराइयां हैं, ये हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो सकें. Thus we can say justice and equality are possible only if everyone in society is treated equally. तभी हम कह सकते हैं justice and equality अगर हमारी सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को equally treat किया जाता है. Okay? Now here are some important points. First is every citizen of India who has attained the age of 18 years can be registered as a voter. Democracy cannot survive without elections. And dharnas, rallies, strikes, chakka jam, signature campaign are various ways through which people take part in a democracy. And press plays an important role in the formulation of public opinion. And poverty is a great hindrance to the formation of public opinion. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.